Okay, so in my last lecture with you all, I took up modernism, and then as Anuji requested that since I'm going to wrap up this series in today's session, so he wanted me to give you the recap of all the literary periods. So this is what I'll do in next 5 minutes, and then I'll take up postmodernism. Please let me go full screen for better visibility. Okay, so here what I have done is I have made a list of all the literary periods that we have studied in this series, right? So if you I have already shared the PPTs with you in the group. So please go over those PPTs also so that it serves as a revision for you. Now, I begin this lecture series with my very first lecture on Renaissance, right? And yes, sorry, I couldn't hear you properly. Ma'am, recording start here? I have already started the recording. Good evening, ma'am. Good evening, very good evening, good to hear you. Okay, सो रेनेसा में जैसे कि आपको मैंने टाइम लाइन, इसमें मैंने सिर्फ टाइम लाइन लिया है सो दैट इट सर्व एज अ क्विक रिविजन. स्टार्टिंग पॉइंट देखिए हम ले करके चलते हैं 1485, ठीक है, 1485, और हम इसका एंड पॉइंट ले करके चलते हैं 1660. बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता ही है 1660 इट्स द स्टार्ट ऑफ रेस्टोरेशन, राइट. 1485 को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वॉर ऑफ रोजेस जो थी it ended this year. That is why we are taking this as the beginning of Renaissance in England, right? आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से it began in Italy, what was the center there, how it spread over the entire Europe, and finally how Renaissance made its entry into England. तो ये क्लियर आप याद रखिएगा कि 1485 क्यों ले रहे हैं. कहीं मान लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और 1485 ना दे करके आपको 1500 दैट इज़ 16th सेंचुरी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप यू विल ऑप्ट फॉर दैट, ठीक है. और अगर स्पेसिफिकली 1485 दिया हुआ है तो यू विल ऑप्ट फॉर दिस विच मार्क द एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस, याद रखिएगा. अब क्या है, Renaissance spans over a very large period as you can see in front of you. तो इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं कुछ सब एजेस या सब पीरियड्स में, ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एलिजाबेथन एज पढ़ा था, उसकी टाइम लाइन हम क्या लेकर के चलते हैं 1558 टू 1603, ठीक है, ये रिविजन है. नेक्स्ट है एलिजाबेथन एज के बाद में द एज दैट फॉलोड वाज जैकोबियन एज, ठीक है. आप जानते हैं किंग जेम्स वन वॉज द रीनिंग मोनार्क इन दैट पीरियड. बहुत शॉर्ट पीरियड रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड रहा. 1603 टू 1625 जितने भी पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इवेंट थे इन पीरियड के विच सर्व एज द बैकग्राउंड, राइट, वो सब मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. तो प्लीज़ गो ओवर दैट प्रेजेंटेशन विच आई हैव शेयर. जैकोबियन एज वॉज फॉलोड बाय कैरोलाइन एज, ठीक है, 1625 अप टू 1649, ठीक है. एंड आप जानते हैं कि 1642 में द थिएटर्स वर शट डाउन फॉर ऑलमोस्ट 2 decades सो दैट कि दे कैन इम्पोज सम पॉलिसिंग, मॉरल पॉलिसिंग एंड स्टॉप द गैदरिंग ऑफ द पीपल, राइट. तो कैरोलाइन एज एंड फाइनली वी हैव कॉमनवेल्थ पीरियड, राइट. कॉमनवेल्थ पीरियड में आपको पता है कि क्रॉमवेल रूल, द प्यूरिटन गवर्नमेंट ऑफ क्रॉमवेल, इट रूल्ड फॉर दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस इज़ फ्रॉम 1649 अप टू 1660, ठीक है. तो ये पूरा आपका इट कवर्स रेनेसांस विद मेंशन टू स्पेसिफिक एजेस. आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है. प्लीज़ टाइम लाइन में कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है. कभी कभी आप जानते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको लिटरेरी पीरियड्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के वो आपको मेंशन कर दिए जाएंगे, कोई 4 पीरियड्स मेंशन कर दिए जाएंगे. कुछ रखा तो नहीं? Can you please mute yourself? ओके. कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 4 एजेस दी जाएंगी और आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट,
राइट तो आपको ये सब और सीक्वेंस में याद रखना है. कोई कन्फ्यूजन आपको रेनेसा में किसी को? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीरियड? Shall I move on to the next stage? Yes, yes, ma'am. All right. Please do respond so that once I get the feedback, I get to know that I have to advance. Okay. Next is neoclassical period. ठीक है, हम ये terminology use कर रहे हैं और इसमें हम 3 periods ले रहे हैं क्योंकि this continued from 16th, that is 17th century 1600 up to 1785. ये पूरा जो पीरियड है ना वो नियो क्लासिकल पीरियड कहलाता है. आपने पढ़ा है, इसीलिए हम नियो क्लासिकल पीरियड के लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं. ठीक है, प्रोमिनेंट वर्क्स हमने पढ़े हैं. कौन सी सब पीरियड्स में हम इसको स्टडी करते हैं? सबसे पहले हम रेस्टोरेशन में स्टडी करते हैं. ठीक है, 1660 से 1700 तक हम ये पीरियड रेस्टोरेशन का लेते हैं. उसके बाद जो है 1700 से रफली, ठीक है, 1745 तक का पीरियड हम लेकर चलते हैं ऑगस्टिन एज का. कभी कभी आप पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑगस्टिन एज क्या है. तो अगर आप सिर्फ रेस्टोरेशन टर्म से फेमिलियर होंगे ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि ब्रॉड टर्म लेकर के चलिए नियो क्लासिकल, और उसमें ये 3 डिविजन्स लेकर के चलिए फॉर बेटर क्लैरिटी. और ये पूरा किस में हम कवर कर लेंगे? नियो क्लासिकल 1600 टू 785 में. ठीक है, रेस्टोरेशन के बाद ऑगस्टिन है 1700 टू 1745, एंड फाइनली टूवर्ड्स द एंड, ठीक है, जो हम लिटरेचर में जो हम टेंडेंसीज देख रहे थे वो थी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, राइट, 1745 टू 1785. ठीक है, आप जानते हैं कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी में किस तरीके के वर्क्स लिखे गए, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है. तो ये 3 डिवीज़न आप क्लियरली याद रखिएगा. ठीक है, 1785. नेक्स्ट है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई होप कि नियो क्लासिकल में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डिविजन्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. नो मैम. ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ना ये डिस्प्ले हो रही है स्लाइड, चाहे तो इसका एक अपने कैमरा से एक फ़ोटो ले लीजिए और कभी जैसे भी आपको टाइम मिले उठते बैठते फटाफट से हैव अ लुक एट दिस स्लाइड. ठीक है, कैमरा में कैप्चर करके रखेंगे, फ़ोन तो रहता ही हाथ में, कभी कभी स्लाइड को देखेंगे तो क्या होगा, रिवाइज करते रहेंगे. पीपीटी तो कभी कभी खोल पाते हैं ना, अगर ग्रुप में भी शेयर है तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं क्योंकि इतने सारी टाइम लाइन्स हैं. नेक्स्ट है रोमांटिक पीरियड. ठीक है, अब रोमांटिक पीरियड आप जानते हो एक कन्फ्यूजन, जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे थे अपने लेक्चर्स में, आपको याद होगा एक कन्फ्यूजन थी कि मैम 1789 है या 1798 है. ठीक है, देखिए वैसे 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बिगिनिंग है, ठीक है, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के चलते हैं, बट कहीं कहीं पर आपको 1798 भी देखने को मिलेगा, द ईयर लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश. ठीक है, तो इसमें से एग्ज़ाम में दोनों डेट याद रखिए. एग्ज़ाम में अगर 1789 है ऑप्शन में तो ये लीजिएगा, 1798 है तो ये लीजिएगा, और दोनों नहीं होंगी एक साथ. ठीक है, ये मत सोचेगा मैम दोनों हो तो क्या होगा, दोनों एक साथ नहीं देगा कोई भी. ठीक है, और एक छोटा सा पीरियड जो माइनर पीरियड आता है जिसको हम मिस कर जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आने लगे हैं अब, वो है गॉथिक ईरा. ठीक है, बहुत माइनर पीरियड है. तो ये रोमांटिक पीरियड में ही माना जाता है, विद इन इट इज़ कंटेन्ड विद इन रोमांटिक पीरियड, क्योंकि रोमांटिक पीरियड में क्या हुआ, गॉथिक लिटरेचर वॉज ऑल्सो रिवाइव्ड एंड रिटन, राइट. तो 1786 से लेके 1800, दैट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी. ठीक है, उसको हम गॉथिक पीरियड लेकर के चलते हैं रफली. और इसमें कौन से राइटर्स है जो लिख रहे थे? मैथ्यू ल्यूइस लिख रहे थे जिनका द मंक है, एंड रेडक्लिफ लिख रहे थे, एंड विलियम बेकफोर्ड लिख रहे थे. ये तीनों राइटर्स जो हैं प्रोमिनेंट नेम्स हैं गॉथिक राइटिंग में, आपको याद होने चाहिए. ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं. क्लियर है आपको? तो रोमांटिक पीरियड, ठीक है, 2 डेट्स जिसमें कन्फ्यूजन रहती है स्टार्टिंग पॉइंट, प्लस इसके अंदर में एक छोटा सा गॉथिक पीरियड और उससे रिलेटेड नोटेड राइटर्स. सॉरी, क्लियर है आपको? विक्टोरियन, यस मैम. ठीक है, विक्टोरियन पीरियड देखते हैं. ठीक है, विक्टोरियन पीरियड 1832 आप कहीं कहीं देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि ये क्या होता है कि टेंडेंसी क्या होती है कि जहाँ पर हम
रोमांटिक पीरियड का एंड मार्क करके चल रहे हैं, वहीं से हमको लगता है कि नेक्स्ट पीरियड की बिगनिंग है. हाउ विल वी एक्सप्लेन द गैप? तो कहीं बहुत सारे जगह पे आप 1832 देखेंगे, बट क्या है ना, दिस पीरियड हैज़ टेकन इट्स नेम आफ्टर क्वीन विक्टोरिया, राइट, एंड शी असेंडेड द थ्रोन इन 1837. इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा 1837 ईयर था. तो 1837 टू 1901 हम लेके चलते हैं, बट अगर ऑप्शन में 1832 है तो 1832 ले लीजिएगा, क्योंकि रोमांटिक पीरियड को हम वहाँ से एंड मानते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. इसको इसमें भी देखिए 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो मैंने दोनों कवर कर लिए हैं, सो दैट कि आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो. प्री रैफेलाइट्स को हम पढ़ते हैं विक्टोरियन पीरियड में, ठीक है. अब जब हम प्री रैफेलाइट्स को पढ़ते हैं तो ये किन ईयर्स में, मैं ईयर्स वर्ड यूज़ करूँगी, किन ईयर्स में एक्टिव रहे प्री रैफेलाइट्स, ठीक है. तो प्री रैफेलाइट्स जो हैं हमारे 1848 से 1860 के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहे, ठीक है, ज़्यादा प्रोमिनेंट इनके वर्क्स आए या इनकी गैदरिंग्स रही, ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा 1848 टू 1860, स्पेशली जो ये 1848 ईयर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री रैफेलाइट्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस, ठीक है, आपने ये टर्म सुनी भी होगी, लिटरेचर ऑफ डेकाडेंट ईरा, ठीक है. तो विक्टोरियन पीरियड का जो एंड होता है ना, जो लास्ट के डेकेड में जो वर्क लिखा गया, उसको हम यूजुअली डेकाडेंट लिटरेचर मान लेते हैं, और उस पीरियड में लिखे हुए लिटरेचर को हम लिटरेचर ऑफ डेकेडेंट ईरा भी बोलते हैं, है ना. डिकाडेंस का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का डिक्लाइन होना, है ना. तो ये जो है इसका पीरियड हमारा रहता है 1880 से 1901, एकदम लास्ट डेकेड, जो विक्टोरियन पीरियड का एकदम लास्ट का जो के ईयर्स है, ठीक है. तो ये आप क्लियरली याद रखिएगा. ये भी क्लियर है, ये टाइम लाइन क्लियर है सबको? Yes. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड, ठीक है. मॉडर्न पीरियड जो है वो है आपका 1901 से लेकर के 1945, ठीक है. और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो 2 पीरियड्स में हम इसका डिवीज़न देखते हैं. एक है एडवर्डियन पीरियड, ठीक है. इसमें कौन थे द रीनिंग मोनार्क? किंग एडवर्ड सेवेंथ. किंग एडवर्ड द सेवेंथ वॉज द रीनिंग मोनार्क, ठीक है, 1901 टू 1914, दैट इज़ द प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, ठीक है. एडवर्डियन पीरियड, उसमें आपके पोएट्स जो मैंने पढ़ाए होंगे आपको, मॉडर्न पीरियड के पोएट्स, ठीक है, मैंने जो आपको कवर किए थे सारे पोएट्स, वो मैंने एडवर्डियन पोएट्स आपके कवर किए थे, ठीक है. नेक्स्ट है जॉर्जियन पीरियड. जॉर्जियन पीरियड में भी काफ़ी पोइट्री लिखी गई, कुछ फेमस पोएट्स हैं इस पीरियड की. 1910 टू 1936 जो रहा, ठीक है, एंड द रीनिंग मोनार्क वाज जॉर्ज 5, ठीक है, जॉर्ज 5th थे वाज एंड दीज पीरियड्स दे हैव टेकन देयर नेम फ्रॉम द रीनिंग मोनार्क्स ऑफ दैट पीरियड, राइट. तो एडवर्डियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड आप क्लियर रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. और एज सच अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम 1901 टू 1945. आई होप यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, द कॉम्प्लेक्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड. अब हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हम रफली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का ले लेते हैं. 1942 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है. 1945 से हम पोस्ट मॉडर्निज्म ले लेते हैं. अब हम इसकी जो जहाँ पर कन्फ्यूजन आती है, जो डिबेटेबल पॉइंट है, वो है कि किस ईयर में हम इसको एंड मानते हैं, क्या ये एंड हो भी चुका है या नहीं, ठीक है. तो देखिए कुछ क्रिटिक्स का तो ये मानना है कि इट एंडेड अराउंड द ईयर 1990 या इस 1990, और इसके कुछ ईयर्स बाद में इट इज़ बिलीव टू हैव एंडेड. कुछ critics मानते हैं कि that it is too quick to say that postmodernism has ended, and the literature in that style, in the style of postmodernism, is still being written, right. तो आप प्लीज़ कंसर्न योर सेल्फ विद 1945 द स्टार्टिंग पॉइंट. मुझे नहीं लगता कि आपका एंडिंग पॉइंट पे कोई क्वेश्चन इसका बनेगा, क्योंकि इट्स वेरी डिबेटेबल एंड देयर इज़ नो अग्रीमेंट ओवर दिस, राइट. एंड यहाँ पर क्योंकि हम वी आर लुकिंग एट पोस्ट मॉडर्निज्म टुडे, तो हम सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि ये टर्म है क्या, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसने इस टर्म को यूज़ किया, कहाँ यूज़ हुई. तो देखिए ये 1979 में
यूज़ किया बाय जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में। आपको याद होगा कि मैंने मॉडर्न पीरियड पे अपना लेक्चर ही ओपन किया था लियोटार्ड के एक कोटेशन से कि मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये एक कंटिन्यूएशन ही माना जाता है मॉडर्निज्म का, एक एंड नहीं माना जाता है। ऐसा करके आपने पढ़ा था ना, शैल आई टेक यू बैक टू दैट। ये देखिए, ये देखिए, अ वर्क कैन बिकम मॉडर्न ओनली इफ इट इज़ फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न, राइट। ये इन्होंने यूज़ किया था अपने इस ऐसे में, आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्न। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इनके इस ऐसे में द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इन्होंने ये टर्म यूज़ की थी 1979 के ऐसे में। किसने यूज़ की थी? जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, ठीक है। तो ये भी अब आपको पता चल गया, आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि ये टर्म का ओरिजिन कहाँ है, कौन से ऐसे में हुआ है, किसने किया है, ठीक है। अब हम इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ना सारी पॉइंट वाइज नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, कुछ वर्क्स देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो बेटर सर्व करेगा ये अप्रोच, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने एक ये यूज़ किया हुआ है, इमेज यूज़ किया हुआ है। अगर आप देखें इस नॉवल का टाइटल तो ये है स्लॉटर हाउस 5 और द चिल्ड्रंस क्रूसेड कॉलन अ ड्यूटी डांस विद डेथ, है ना। कितना अनकन्वेंशनल सा नाम है फॉर अ नॉवल, स्लॉटर हाउस 5 और द चिल्ड्रंस क्रूसेड अ ड्यूटी डांस विद डेथ, राइट। ये नॉवल लिखा गया था 1969 में बाय कर्ट वॉनगेट, राइट। अब दिस वर्क what I am doing here is I am introducing to you the representative work of postmodernist literature so that you can understand the characteristics of postmodern pieces of work better, right. 1969 में ये नॉवल पब्लिश हुआ। इसकी थीम जो थी वो वर्ल्ड वॉर ही थी, राइट। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर पे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, राइट, वो वर्ल्ड वॉर का, दोनों प्रिसीडिंग वर्ल्ड वॉर्स का रहा हुआ है, बिकॉज इट लेड टू अ सेंस ऑफ एलाइनेशन एंड disintegration, right, because it called into question everything, because these humanity witnessed destruction at magnanimous level in these two world wars. तो थीम थी इसकी वर्ल्ड वॉर, और इसमें एक कैरेक्टर है बिली पिलग्रिम का, ठीक है, और वो बहुत ही अनरिलायबल नरेटर है, ठीक है, क्योंकि आई मीन ही रिलाइज ऑन हिज मेमोरी, ही इज सिक, सो यू कैनॉट इवन रिलाई ऑन द नरेटर itself, right, which is a shift from the reliable narrators that we have witnessed in the Victorian period, the neoclassical period and so on, ठीक है। इसमें कर्ट वॉनेट जो हैं इसमें बोलते हैं शुरू में ही कि दैट दिस नॉवल हैज़ नो कैरेक्टर, देयर इज़ नो रिलायबल नरेटर बिकॉज एवरीवन सीम्स सिक, इस तरीके का कमेंट इसमें किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक शिफ्ट है जो ट्रेडिशनल नॉवल से है। ट्रेडिशनल नॉवल में आप कभी कैरेक्टर्स को क्वेश्चन नहीं करते, कोई नॉवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता किसी कैरेक्टर के बिना, और यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है, दिस नॉवल हैज़ ऑलमोस्ट नो कैरेक्टर, राइट। तो आप आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आप डिराइव कर सकते हैं इस डिस्कशन से वो ये है कि दैट देयर इज़ नो लीनियर नरेटिव in many postmodernist pieces of work. You will not find linear narrative, right. तो इसमें आपको याद रखना है वर्क को, उसके राइटर को, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, क्या थीम थी, कौन कैरेक्टर थे, और किस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क है पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर का। क्या आपको ये क्लियर है? यस मैम। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट वर्क हम लेते हैं इसमें से। आप अगर आप क्वेश्चन पेपर देखने लगेंगे ना प्रीवियस ईयर्स के, तो आप देखेंगे कि इस वर्क पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये वर्क है इफ़ ऑन अ विंटर नाइट अ ट्रैवलर। जब इस टाइटल को देखते हैं तो लगता है कि समथिंग इज़ अमिस, ठीक है, बड़ा अनकन्वेंशनल सा है कौन इसके राइटर,
ठीक है, इसके राइटर हैं इटालियो कैल्विनो। इटालियो कैल्विनो एक इटालियन राइटर है, इटालियो कैल्विनो, जैसे नाम से आप गेस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये अगेन इट इज़ अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर। दिस वर्क वॉज रिटन इन द ईयर 1979। ठीक है, वो कौन से ईयर में आया था? 69 में। उसके ठीक एक डेकेड के बाद में 1979 में ये वर्क आता है इटालियो कैल्विनो का। ठीक है, इट इज़ अबाउट अ रीडर ट्राइंग टू रीड द नॉवल इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। आप जानते हैं इसकी स्टोरी लाइन ही क्या है? मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक रीडर है, ठीक है, जैसे हम कोई नॉवल पढ़ने बैठते हैं तो हम रीडर्स होते हैं, उसी तरीके से स्टोरी में खुद एक रीडर है जो बोल रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, किस तरीके का नैरेटिव, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। वो कह रहा है स्टार्टिंग में ही दैट नाउ यू आर अबाउट टू रीड अ नॉवल बाय, नाम ले रहा है उसका राइटर का, बाय इटालो कैल्विनो, एंड फिर टाइटल का नाम ले रहा है इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। कितना अजीब आपको लगेगा। आज तक आपने विक्टोरियन पीरियड में पढ़ा है, न्यू क्लासिकल पीरियड पढ़ा है, इतने सारे नॉवेल्स पढ़े, कभी इस तरीके का देखा है जिसमें कि आपको पेजेस आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना और उसमें आपकी शुरू की लाइन्स हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू रीड अ नॉवल बाय दिस राइटर एंड दिस इज़ द टाइटल, है ना? तो उससे क्या होता है कि इसको ये एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है। अगर आपने लिटरेरी टर्म्स पढ़ाए गए हैं आपको, तो आपने मेटाफिक्शन ज़रूर पढ़ा होगा। तो दिस वर्क इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोस्ट मॉडर्न मेटाफिक्शन। दिस इज़ व्हाट आई एम। तो एक तो इस वर्क की ही डिटेल्स आपको याद रखनी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, किसने लिखा है, कब पब्लिश हुआ, क्या थीम है और किस चीज़ का एग्ज़ाम, क्या टेक्निक यूज़ हुई है मेटाफिक्शन की। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं थोड़ा सा मेटाफिक्शन को। ये स्कोप में नहीं है इस लेक्चर के, बट अगर मेटाफिक्शन वाला मैंने एक नॉवल लिया है और अगर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है तो इट डू मैरिट अ डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेटाफिक्शन क्या है। आप में से कोई है जिसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो मेटाफिक्शन की, कि मेटाफिक्शन कि मैम ये है मेटाफिक्शन, ये हम समझते हैं अभी तक मेटाफिक्शन से? Yes, ma'am. हाँ, आप बताएंगे आप क्या समझते हैं मेटाफिक्शन से? Ma'am, when we talk about a fiction itself, in a fiction, then it is called metafiction. आप जब जायसवाल सर बोल रहे हैं? Yes, ma'am. सर आप you are you are conducting lectures yourself, so I wasn't expecting the answer from you. Okay, anyway. I thought it is inviting questions, so Okay, you it couldn't may help others to- resist the temptation. All right. Yeah, thank you. So much, sir. Thank you. Okay. तो Going well, ma'am. हाँ, Thank you. श्योर। तो मेटाफिक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पोस्ट मॉडर्निज़म पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मेटाफिक्शन जो नॉवेल्स हैं जो मेटाफिक्शन की कैटेगरी में आते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्या वो टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक लिटरेरी टूल तो उसमें मेटाफिक्शन ही है। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि मेटाफिक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो आप सबसे पहले याद रखिए कि एक लिटरेरी स्टाइल है, ठीक है, एक स्टाइल है जो राइटर्स ने इवॉल्व की है। उसमें हम करते क्या हैं, उसमें हम रीडर्स को अवेयर कर देते हैं टाइम एंड अगेन। हम इस चीज़ को रीडर्स को पुश करते रहते हैं, पिच करते रहते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ अ फिक्शन, यू आर रीडिंग अ फिक्शन। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि विक्टोरिया नॉवल कोई पढ़ रहे हैं, ठैकरे का, विलियम मेकपीस ठैकरे का कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, वैनिटी फेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैनिटी फेयर जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आप उस इमेजिनरी वर्ल्ड में एकदम से वो हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे इस हद तक कि आपको उन सारे कैरेक्टर्स को, उन सीन्स को सब रियल मानने लगेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि अच्छा हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं और हमको किसी ने टाइम मशीन में बिठा करके ट्रांसपोर्ट कर दिया है, अब हम विक्टोरियन सोसाइटी का पार्ट हैं और यहाँ पर ये XYZ कैरेक्टर है, ये XYZ हीरो है। वो होता है जहाँ पर मेटाफिक्शन यूज़ नहीं किया है। दैट फिक्शनल वर्ल्ड बिकम्स योर रियलिटी while you are reading that piece। पर मेटाफिक्शन में क्या होता है, अभी आप फिक्शन पढ़ रहे हो बट द राइटर इज यूजिंग दिस लिटरेरी स्टाइल by which
he or she is repeatedly making you aware that what you are reading is just fiction, it is not reality. You are getting my point? Are you getting my point? आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. तो इसलिए आप मेटाफिक्शन को किस तरीके से समझेंगे? दैट इज फिक्शन विद इन फिक्शन, राइट? अ फिक्शन अबाउट फिक्शन, राइट? जहाँ पर कि आपको कभी कभी आपको फिक्शन जो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं जो मेटाफिक्शन स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, पढ़ते 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 अचानक से आप क्या पाएंगे कि कैरेक्टर उस नॉवल को ही डिस्कस करने लगेगा, उसकी स्टोरी को ही डिस्कस करने लगेगा, उसके कैरेक्टर को ही डिस्कस करने लगेगा, ठीक है, उसके प्लॉट को ही डिस्कस करने लगेगा. तो अचानक से क्या होगा, यू विल स्नैप आउट इनटू द रियलिटी. ओह, इट्स अ फिक्शन. ठीक है. क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल आपने पढ़ लिया, आपके फ्रेंड ने भी पढ़ लिया, तो आप डिस्कस करते हैं कि वो कैरेक्टर कि ये वो ऐसा कैरेक्टर है, इस तरीके का प्लॉट है, ये पेस है, ये एंडिंग है, ये बिगिनिंग है. बट अगर फिक्शन में जो कैरेक्टर हैं वो खुद ही ये चीज़ डिस्कस करने लगे तो क्या होगा, आप वो भूल जाओगे कि ये रियलिटी, आप उसको रियलिटी नहीं समझोगे, आपको अचानक से ध्यान में आएगा कि वो ये फिक्शन है. तो ये मेटाफिक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है. ठीक है. वो ये होता है कि द रीडर्स should remember that they are into the fictional world. And what tool they use? They use these tools. Intertextuality use कर लेंगे. तो इंटरटेक्चुअलिटी में क्या होता है कि यू आर रीडिंग दैट पीस, आपको लगने लगा है कि अरे ये स्टोरी ऐसे चल रही है, ये कैरेक्टर, अचानक से क्या होगा कि कोई द वाइल्ड सरगोसा सी या जेन ऑस्टिन का कोई नॉवल, ठीक है, वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे का, ऐसा करके कोई नॉवल का जिक्र आ जाएगा, तो आपको लगेगा, तब आपको लगेगा कि ओ दिस इज़ अगेन फिक्शन. तो इंटरटेक्चुअलिटी यूज़ की जाती है. ठीक है. कन्वेंशनल प्लॉट स्कीम नहीं होती है. ठीक है. और कभी कभी क्या होता है कि फ़िक्शन का ही डिस्कशन कर लेते हैं फ़िक्शन के अंदर में. तो इन सारी चीज़ों से आप फ़िक्शन को, इट्स लाइक इट्स अ फिक्शन अबाउट अ फिक्शन, अगर मैं इसको एक फ्रेज़ यूज़ करूँ तो. ठीक है. नेक्स्ट है कि इसको किसने कॉइन किया, 1970 में, बाय विलियम एच गैस इन एन एसे टाइटल्ड फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन. ठीक है. फिलॉसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये उस ऐसे का टाइटल है. 1970 में लिखा गया था विलियम एच गैस ने, जिसमें ये टर्म मेटाफिक्शन यूज़ की गई थी. ठीक है. एंड मेटाफिक्शन मैंने आपको बताया था कि अनकन्वेंशनल टेक्निक्स यूज़ करता है. क्या क्या? प्लॉट को रिजेक्ट कर देना, इंटरटेक्चुअलिटी, रिफ्यूज़ टू अटेम्प्ट टू बिकम रियल लाइफ, राइट. तो ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल लिटरेरी स्टाइल का एग्जाम्पल है, बिकॉज एवरीथिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ रिजेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव सीन सो फार, व्हाट हैज़ एग्जिस्टेड सो फार, राइट. क्लियर है आपको? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर? बताइएगा तो हम लोग फिर आगे प्रोसीड करें. No confusion, ma'am. Please proceed. ठीक है. अब देखते हैं प्रोमिनेंट राइटर्स देख लेते हैं इस पीरियड के. तो सबसे पहले हम देखिए, दो राइटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उनको आप याद रखिएगा, वो इंक्लूडेड हैं. ठीक है. इसलिए मैंने इस लिस्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया. हम अब कुछ और राइटर्स को देख रहे हैं, प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ लिटरेचर. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने शायद वेटिंग फॉर गोदो ही पढ़ा है ना पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में? आपने वही पढ़ा होगा. ठीक है. दैट हैज़ बीन टॉट टू यू इन ग्रेट डिटेल. यस, ऑल राइट. अब हम इसके अलावा, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अगर आपके सिलेबस में है तो उसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क आपके सिलेबस में दिया हुआ हो, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक, वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ द राइटर्स हु आर राइटिंग इन दैट पीरियड. सो सबसे पहले हम ले लेते हैं डॉन डेलिलो. ही वॉज born in 1936 and he was an American author, right. So आप याद रखिए, बहुत सारे अमेरिकन ऑथर्स आपको मिलेंगे इसमें. ठीक है. एंड हिज 1985 नावल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, 1985, जिसमें उनका ब्रेक थ्रू नावल आया द वाइट नॉइज़. उस पर कई बार क्वेश्चन आता है, ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है. तो वाइट नॉइज़, जिसके कि नरेटर का नाम है जैक ग्लैडनी, राइट. एंड ही वॉज अ प्रोफेसर हु वॉज
ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ एक्चुअली हिटलर स्टडीज़। तो सिर्फ इतनी भी डिटेल आपको याद रखना काफ़ी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको नरेटर पूछ लेते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा उसको उस वर्क के बारे में बेसिक डिटेल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वाइट नॉइज़ किनका वर्क है, और ये नाम याद रखिएगा कि डॉन डेलिलो, ही इज़ अ पोस्ट मॉडर्न राइटर। नेक्स्ट है थॉमस पिंचन, he was born in 1937, right, and he was also an American novelist। एंड इनका जो मैंने बताएं आपको कि स्कीम क्या यूज़ की है, मैंने राइटर्स लिए हैं एंड प्लस उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थॉमस पिंचन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेटेड वर्क है वो है ग्रेविटीज़ रेनबो। कौन से ईयर में आया था? 1973 में, ठीक है। ग्रेविटीज़ रेनबो, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि आपको 4 वर्क दे देंगे एज 4 ऑप्शंस, एंड यू विल बी आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीस ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर, राइट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोस्ट मॉडर्न वर्क, राइट। तो उसमें से आपको अगर फेमिलियर होंगे तो ही आप आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है डेविड फॉस्टर वॉलेस, ठीक है, अगेन एन अमेरिकन ऑथर, और इनका 1996 नॉवल, ठीक है, 1996 में जो नॉवल आया है दैट इज़ इनफाइनाइट जेस्ट। तो आपने यहाँ पर 3 राइटर्स देखे हैं तो 3 वर्क भी देख लिए, एक्सक्लूडिंग दोज 2 राइटर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वाइट नॉइज़, ग्रेविटीज़ रेनबो, इनफाइनाइट जेस्ट। नेक्स्ट हैं जेडी स्मिथ, राइट, अ फीमेल राइटर ऑफ कोर्स, एंड नाउ शी वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एंड इनका 2000 में पहला नॉवल जो इनका है विच वॉज अ डेब्यू नॉवल वो था वाइट टीथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल अक्लेम इसको मिला है, एंड इसका तो इंडिया कनेक्शन इस तरीके से है कि इट डिपिक्ट्स लाइफ ऑफ बंगाली मुस्लिम, क्या कैरेक्टर का नाम है सामद इकबाल, एंड हिज इंग्लिश फ्रेंड आर्ची जोन्स, एंड बोथ ऑफ देम दे लिव इन लंदन, राइट। तो कोई भी नॉवल जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट ने लिखा हो और जिसमें कोई इंडियन कैरेक्टर उठाया हो वो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, आई रेकमेंड दैट यू रीड दिस नॉवल, आई द समरी ऑफ गो थ्रू द समरी ऑफ दिस नॉवल, राइट। एंड इनका मैंने एक और वर्क लिया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ऑन ब्यूटी, राइट, ऑन ब्यूटी। ऑन ब्यूटी मैंने इसलिए, ये एक एकेडमिक नावल है, एकेडमिक नावल वही होगा जिसकी सेटिंग एकेडमिक कैंपस होगी, तो ये एक एकेडमिक नावल है और ये बेस्ड है ईएन फॉस्टर के नावल हॉवर्ड होप पे, ठीक है। तो अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्योंकि हॉवर्ड होप अपने आप में एक सेलिब्रेटेड नावल है कि कौन सा पोस्ट मॉडर्न नावल इस पे बेस्ड है, तो आप पिक करेंगे जेडी स्मिथ का ऑन ब्यूटी। नेक्स्ट है ना व्लादिमिर नाबोकोव, ठीक है, रशियन अमेरिकन ऑथर हैं, ठीक है। ये इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर हैं। इनका वर्क लॉलिटा, ठीक है, सिलेबस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ के पीजी सिलेबस में आपने पढ़ा भी होगा, तो ये आप याद रखिएगा इनका दिस वर्क। नेक्स्ट है जॉर्ज लॉइस बॉर्जेस, ये अर्जेंटीनिया के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनका एक नावल जो मैंने लिया है इनकी ये शॉर्ट स्टोरी मैंने ली है, ठीक है। इसमें एक इनफाइनाइट लाइब्रेरी है, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ अब देखिए कि किस तरीके से ये पोस्ट मॉडर्निज्म के एलिमेंट्स को कैप्चर करती है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें हेक्सागोनल रूम्स हैं और उसमें हर पॉसिबल बुक which has 410 pages that is there. I mean, this library has collection of every book that has 410 pages in the hexagonal room, right? So this is again this short story is very different, that is why I have picked it up. And then Joseph Heller का Catch-22 आप familiar होंगे इनसे, ठीक है। Catch-22 जो है it's a very important novel, बट इसकी थीम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती अगर नेम से फेमिलियर भी होते हैं। तो Catch-22 जैसे कि सैटराइज्ड आर्मी ब्यूरोक्रेसी, तो what is the theme of this novel, that it pokes fun at or it satirizes army bureaucracy, right, and it it talks about the experiences of a bombardier on the Italian front during World War II,
राइट इसमें क्या था, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है Catch-22 का। Catch-22 सिचुएशन, Catch-22 फ्रेज इंग्लिश में भी आ गया है। Catch-22 सिचुएशन आप किस सिचुएशन को बोलते हैं कि जिससे कोई वे आउट ही नहीं होता, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके सामने एक कंडीशन रखी जाए, ठीक है, कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है विदाउट ग्लासेस, ठीक है, बट आपकी सिचुएशन क्या है कि आप बिना चश्मा पहने कुछ पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है, और आपको किस सिचुएशन में डाला गया है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और बिना ग्लासेस के पढ़ना है, तो ये आपके लिए Catch-22 सिचुएशन है, देयर इज़ नो वे आउट। तो इसमें क्या होता है कि जिस मिशन पे भेजा जा रहा है, ठीक है, इनको the mission that these people are sent on, right, bombardiers are being sent on, उन पे कंडीशन ये है कि वो इंसेन नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो इंसेन होंगे उनको नहीं भेजा जाएगा। और ऑथर क्या इस चीज़ में इस नॉवल में आर्ग्यू करता है, ऑथर कहता है कि अगर कोई विड्रॉ कर रहा है टू बी सेंट ऑन दिस मिशन, इट इज़ अ वेरी साइन दैट द पर्सन इज सेन एंड यू आर नॉट सेंडिंग हिम ऑन द चार्जेस ऑफ दैट द पर्सन इज इनसेन, है ना। Catch-22 जोसेफ हेलर का Catch-22 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल। नेक्स्ट है, अब ये मैंने सारे वर्क देखिए राइटर्स एंड वर्क्स कवर कर लिए हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। अब आपने इस डिस्कशन के बाद आप इस तरीके का क्वेश्चन आ भी जाते एग्जाम में, आप और मुझे बताएंगे, मैच करेंगे। बताइए व्लादिमीर नाबोकोव का कौन सा नॉवल है? ललिता। हाँ, थॉमस पिंचन का अभी हमने रेनबो मैम। यस, ग्रेविटी इज रेनबो। ग्रेविटी इज रेनबो, ठीक है। जेडी स्मिथ का अभी बताया आपको, अभी एक्सप्लेन किया था। व्हाइट नॉइज। नहीं, अभी बताया था आपको, हॉवर्ड हो पे बेस्ड एकेडमिक नॉवल ऑन ब्यूटी। ऑन ब्यूटी। यस, ऑन ब्यूटी। फीमेल पोस्ट मॉडर्न राइटर है ना, ठीक है, और यू नो वुमेन वी डू एसोसिएट देम विद ब्यूटी, तो इस ट्रिक से याद रख लीजिए। थोड़ा बहुत ट्रिक तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डॉन डिलिलो, इनका एक ही नॉवल रह गया, वाइट नॉइस, ठीक है। व्हाइट नॉइज। हाँ, तो अब आपका देखिए यहाँ पर क्विक रिवीजन भी हो गया है। और अगर हम किसी इंडियन राइटर की बात करें, ठीक है, हु कैन बी कॉल्ड अ पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर, तो कैन यू गेस, कैन यू टेल मी हु विल दैट राइटर बी? सलमान रुश्दी। यस, सलमान रश्दी, ठीक है, विनर ऑफ मैन बुकर प्राइज फॉर हिज मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। एंड तो सलमान रश्दी, अगर आपने पढ़ा हो मिडनाइट चिल्ड्रन, तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट जो पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर के हमने डिस्कस किए हैं, दे विल बी फाउंड इन दिस exceptional piece of work titled Midnight Children as well. ठीक है, with this I'm coming to the end of this discussion. Now I'll stop sharing my screen and I'll take questions if any. Just give me a minute please. Okay, yes. With this I am going to wrap up this series, and do let me know if you have any question for me. आज आपको पूरे लिटरेरी पीरियड्स का एक एक्सक्यूज मी मैम। यस, बताइए। मैम प्लीज शेयर द पीपीटी और पीडीएफ बिकॉज़ आई वाज नॉट एबल इन द क्लास। No problem at all. I'll do that. In fact, I'll also share the recording as well. और मैं पीपीटी अलग से ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। मैम थैंक यू मैम फॉर टुडे। अनुज जी, इट्स माय प्लेजर। मैं यही चाहती हूँ कि ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हों, आप सबका सिलेक्शन हो जाए। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, यस। कोई और क्वेश्चन मैम आप? प्लीज टीच हाँ, शालिनी जी। पार्ट ऑफ ब्रिटिश पोएट्री। सॉरी, आई डिडंट गेट यू, शालिनी जी। यू वांट मी टू? मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा पार्ट जो ब्रिटिश पोएट्री का है, अगर उसमें से आप एक दो लेक्चर ले लें। ब्रिटिश पोइट्री में से? ब्रिटिश पोइट्री मेरे ख्याल से इट हैज़ बीन असाइंड टू समवन। लेट मी चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस विद रवि सर। शालिनी जी, वी विल अपडेट यू थ्रू द ग्रुप। ओके मैम, एक्चुअली WB येट्स, T.S. एलियट, ऑर्डर, मतलब लास्ट के जो पोएट्स हैं ना, तो ये लोग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अभी नहीं इनके ऊपर कोई क्लासेस नहीं हुई। इनकी आपके सिलेबस में ये सारे पोएम्स हैं ना, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं दे विल डेफिनेटली बी कवर्ड, है ना। तो यस मैम। अगर ऑडन के, एलियट के, जो जिन इन पोएट्स के अगर वर्क्स हैं आपके सिलेबस में, तो आई एम श्योर दिल बी टॉट टू यू. लेट मी चेक द पॉसिबिलिटी विद रवि सर ऑफ कंडक्टिंग सम लेक्चर्स फॉर यू ओके पीपल, मैम। राइट. ओके मैम, आई विल बी ऑब्लाइज्ड। हाँ नहीं, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. बट हाँ, आप अपने एंड पे इन पोएट्स को कवर करिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. इनको ज़रूर आप अपने एंड पे भी करना शुरू कर दीजिएगा जी. और कोई या आई एम डूइंग दैट। आई एम yes. डूइंग दैट। Is there any other question for me? आपको सारे लिटरेरी पीरियड्स की टाइमलाइन पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. आई होप वो हो गई है आज के लेक्चर के बाद में. यस मैम। हाँ, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो. पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर के मैंने सेमिनल वर्क्स, एक और वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका नाम नोट डाउन कर सकते हैं. एडवर्ड एल्बी का एक प्ले है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. तो ये एक वर्क है विच यू पीपल कैन क्विकली रीड द समरी ऑफ इट, ठीक है. ये याद रखिएगा, ये भी आप इसको पोस्ट मॉडर्न में ही कवर करेंगे. हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ बाय एडवर्ड आल्बी, राइट. तो ये मैम सेशन. एक रिक्वेस्ट और थी आपसे. हाँ बताइए अनुज जी. मैम रिनासा की तो रिफॉर्मेशन की तो हमारे पास सारी पीपीटी हैं और इसकी भी आप सेंड कर देंगे. अगर मैम रोमांटिक और विक्टोरियन मॉडर्न की भी हो जाएंगी तो रिवीजन और अच्छा हो जाएगा, फिर हमें रिकॉर्डिंग नहीं सुननी पड़ेगी, अच्छा है अच्छा ना. उसमें जल्दी से जल्दी हाँ, अच्छा. अगर वो हो जाएगा तो अनु जी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ कि मेरी ड्राइव जो है वो क्रैश हो गई थी, और ओहो. इसीलिए डिले हुआ मुझे शेयर करने में, क्योंकि मैंने अपने एंड पे तो मैंने जी रिकॉर्डिंग्स अपलोड सारी कर दी थी, और ड्राइव क्रैश होने की वजह से आई कुडंट रिट्रीव द मटेरियल. और ये जो नो मैंने इशू मैम. हाँ, ये जो मैंने आप 3 पीपीटीज आपसे शेयर किए हैं, ये मेरे पास में सेव थी कहीं पर. सो आई कुड, जी जी हाँ मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर पॉसिबल होता है आई डू दैट. अगर हो तो मैम ठीक है, हाँ वरना कोई बात हाँ हाँ, मैम श्योर. मॉडर्न एज का अगर आप शेयर कर देंगी तो इट वुड बी बेटर। हाँ हाँ, मॉडर्न तो मॉडर्न मेरे पास में है. मॉडर्न एंड दिस आज वाला जो है, ये तो कंटिन्यूएशन में ही है एक पीपीटी ना, तो मैं आपको ये कल मॉर्निंग तक शेयर कर देती हूँ. या लेट मी शेयर इट थैंक टुडे यू. इटसेल्फ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. थैंक हाँ, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए. ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू मैम पीपल. प्लीज हाँ एक बार आप ब्रिटिश पोइट्री के लिए सर से बात करिएगा। ठीक है थैंक यू मैम. ठीक है शालिनी जी, मैं बात कर लेती हूँ. मे गॉड शार सक्सेस ऑन ऑल ऑफ यू. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू मैम। Yes. थैंक यू मैम. थैंक यू. Yes. गुड नाइट। Thank you so Good much. night. Hello, Thank ma'am. you. Yes. Thank you, ma'am. Yes. Good night. You may leave. Those who are done, they may leave. Yes. हेलो मैम. हेलो मैम. Good evening, शैलेश जी. मैम मुझे कुछ पूछना है. जी बताइए. मैम एक गैब्रियल गार्सिया मार्केज किस में आते हैं मैम? ये आपके इसमें आएंगे ना, आपके दस जो आज इस ट्रेडिशन में आपका सलमान रश्दी लिखते हैं. Magic हाँ, realism. मैजिक रियलिज्म में. मैम पोस्ट मॉडर्न में रखेंगे इनको? पोस्ट मॉडर्निज्म में ही रखेंगे. मैंने आपको बताया ना, सलमान रश्दी, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, ये जो हैं आपके मैजिक रियलिज्म में लिख रहे हैं, और ये जो आपका दिस एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट विल बी कवर्ड अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म. ओके मैम, थैंक यू. जी जी शैलेश जी. कोई और क्वेश्चन, हम रैप अप कर सकते हैं ये सेशन अब. हेलो मैम. यस मैम. जी वीरेंद्र जी. जी वीरेंद्र जी. जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ कि जो डॉन डेलिलो हैं, हाँ इनकी एक टर्म है मेजनसियन, हाँ हाँ हाँ. इन्हीं की है ना मैम? नहीं वीरेंद्र जी, मैं तो इस टर्म से अभी फेमिलियर नहीं हूँ. आप मुझे कैन यू प्लीज स्पेल इट आउट सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू थ्रू द ग्रुप, माई रिस्पॉन्स ऑन द मैम ग्रुप. मैसेज कर देता हूँ हाँ मैम. हाँ हाँ, इस पे ग्रुप कमेंट कर दीजिए आप, या ग्रुप में ही ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है. ओके मेरे को मैम, जितनी थैंक यू. इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर लूँगी, क्योंकि इतना वीरेंद्र जी. वास्ट है. ओ हाँ यस सर. हाँ जयश्वर. I think this is a term, misasing, and this is a French word. And this यस. is in fact, this is not a term, but a word to cover the background or the backdrop of some story. Yet we यस सर. thank you for adding this phrase. We will see it. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. Thank you, Virendra ji. Thank you, everyone. Once again, all the very Thank you, best ma'am. to you. It was a Thank you, pleasure ma'am, for teaching all of wonderful you. Bye, sir, and bye, everyone.
बाय बाय।